हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं कल ऑप्टिक्स चालू कर दिया था, जिसमें प्रकाश पढ़ाए थे और प्रकाश में पढ़ाते पढ़ाते प्रकाश के परावर्तन तक पढ़ा दिए थे। और कल बता दिए थे प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो आज पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, जो कि दो प्रकार के होता है, पहला नियमित और दूसरा का अनियमित। पहला देखे गया नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, पहले नियमित परावर्तन को समझा देते हैं, उसके बाद परिभाषा को लिख देंगे। नियमित परावर्तन, नियमित का इंग्लिश होता है रेगुलर। नियमित का इंग्लिश रेगुलर, ध्यान से सुनिएगा। वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनेगा, एक बार और समझा रहे हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद और वहाँ पर परावर्तन की घटना हो जाती है। परावर्तन की घटना हो जाने के बाद अगर वह किरण नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, अर्थात नियमित रूप से चली जाती है, उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। ये हो गया चिकनी और चमकीली सतह, चिकनी और चमकीली सतह। इसमें प्रकाश की किरण बताए थे, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर पड़ती है तो वह आपतन बिंदु कहलाती है। तो यहाँ पर हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु प्रकाश के किरण जिस बिंदु पर पड़ती है वह आपतन बिंदु कहलाती है। और यहाँ पर परावर्तन होने के बाद अगर वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तब उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, किरण आया, चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ा और नियमित रूप से परावर्तन हो गया, इसको नियमित परावर्तन बोलेंगे। और देखिए, प्रकाश के किरण आया, चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ा और नियमित रूप से परावर्तित हो गया। तो वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के क्रिया के बाद वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको लिख देते हैं, देखिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर चमकीली सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन, देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तो वह नियमित परावर्तन कहलाती है। अब चलते हैं अनियमित परावर्तन पर। देखिएगा, अनियमित परावर्तन। दूसरा का है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण किसी रुखरी सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के बाद वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें सतह रुखरी होती है, समतल सतह नहीं होती है, सतह इसमें रुखरी होती है। और प्रकाश की किरण जब रुखरी सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह अनियमित रूप से परावर्तित होती है। देखिएगा चित्र, यह रुखरी सतह हो गया, इस पर प्रकाश की किरण पड़ी। अब ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश की किरण हमेशा नियमित हो या अनियमित हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नियमित हो या अनियमित हो, प्रकाश की किरण हमेशा सीधा पड़ती है, नियमित हो या अनियमित हो। और नियमित में परावर्तन के बाद नियमित रूप से परावर्तित होती है, लेकिन इसमें प्रकाश की किरण सीधा पड़ती है, उसके बाद परावर्तन के बाद इसकी दिशा अनिश्चित हो जाती है, अर्थात यह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं, इसकी दिशा अनिश्चित हो जाती है। प्रकाश की किरण पड़ेगी सीधी, उसके बाद परावर्तन के बाद वह इरेगुलर अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तब उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में जब प्रकाश की किरण समतल या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, और अनियमित में सतह चमकीली न होकर रुखरी सतह होती है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के बाद वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी दो गो नियम होता है, दोनों को समझते हैं। देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम, आपतन कोण जिसे हम कोण आई से व्यक्त करते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण जिसे कोण आर से, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कल बता दिए थे, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। दूसरा का नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल या एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा का नियम
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया नम तीनों एक ही तल में होता है। देखिएगा डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। ये हो गया चिकनी और चमकीली सतह, ये आपतित किरण, यहाँ आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये परावर्तित किरण लिख देते हैं। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो कि अभिलंब होता है, और यहाँ पर अभिलंब आपतित किरण दोनों के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। अर्थात अगर आपतन कोण 23 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 23 डिग्री। आपतन कोण 23 डिग्री, परावर्तन कोण 23 डिग्री, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और दूसरा का नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यह प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। अब पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब, जिसे इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलते हैं प्रतिबिंब पर। प्रतिबिंब, इमेज, आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है, जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई, या जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से मिलती है, या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। और यह परिभाषा के आधार पर ही ध्यान से सुनिएगा, जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से मिलती है, अगर यहाँ तक बोले जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से मिलती है, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगर कब बोलेगा, जब जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु पर मिलती है, तब यह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और अगर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, अगर प्रतीत शब्द बोल दे, तब वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसी के आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें होगा, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से होकर जाती है, वह बिंदु क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या जाती हुई प्रतीत होती है, तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। परिभाषा लिख रहे हैं, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद
जिस बिंदु से जाती है या मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ध्यान से सुनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। याद कर लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और इसे हम पर्दा पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इन दोनों पॉइंट को लिख रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो आगे पढ़ेंगे दर्पण, उसमें बताएंगे अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण नहीं बनाता है। वो अभी दर्पण स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए। दर्पण में केवल वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण ही बनाता है। देखिएगा, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज। आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। लिख रहे हैं इन तीनों पॉइंट को, देखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अगला पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और अगला पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है।
प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बता दिए। अब चलते हैं दर्पण पर, ध्यान से सुनेगा। दर्पण इंग्लिश में कहते हैं मिरर। दर्पण दर्पण मिरर, ध्यान से सुनिए। दर्पण मिरर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है और प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार वह परावर्तित हो जाती है, और साथ ही दर्पण का एक भाग रजितित होना आवश्यक है। रजितित मतलब पेंटेड। दर्पण का एक भाग हमेशा रजितित होना आवश्यक है, उसको दर्पण कहेंगे। ध्यान से सुनिए। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के नियमानुसार वह परावर्तित हो जाती है, और उसका एक भाग हमेशा पेंटेड रहता है, अर्थात रजितित रहता है, उसको दर्पण कहते हैं। लिख रहे हैं परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार वह परावर्तित हो जाती है, और उसका एक सतह या एक भाग रजितित होना आवश्यक है, दर्पण कहलाता है। उम्मीद करते हैं दर्पण समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के नियमानुसार, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, उन दोनों नियम को पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है, और उसका एक भाग हमेशा पेंटेड रहना आवश्यक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। दर्पण का एक सतह हमेशा रजितित होना अर्थात पेंटेड होना आवश्यक होता है, यह दर्पण कहलाता है। दर्पण के प्रकार, दर्पण 3 प्रकार के होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। चलते हैं दर्पण के प्रकार पर। दर्पण मिरर, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा का परवलयिक दर्पण, तीसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए दर्पण के प्रकार, दर्पण 3 प्रकार के, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर क्या होता है। देखिएगा, प्लेन मिरर समतल दर्पण। समतल दर्पण वैसा दर्पण
जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। प्रवर्तक सतह क्या होना चाहिए? समतल दर्पण कहलाएगा। अब चलते हैं समतल दर्पण के गुण। पहले समतल दर्पण के गुण बोल देते हैं, उसके बाद लिख देंगे। ध्यान से सुनिए। समतल दर्पण के गुण। पहला गुण, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसका आकार हमेशा सीधा होगा। कब? जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब। और समतल दर्पण में वस्तु जितना लंबाई वस्तु का होता है उतना ही लंबाई प्रतिबिंब का होता है। अर्थात समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के आकार के ही बनता है। अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी 5 मीटर है तो प्रतिबिंब दूरी भी 5 मीटर होगा। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी को u से व्यक्त करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को v से। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। तीसरा गुण है, यदि कोई मनुष्य अपनी पूरी लंबाई को देखना चाहता है, यदि कोई मनुष्य, ध्यान से सुनेगा, यदि कोई मनुष्य अपनी पूरी लंबाई को उस दर्पण में देखना चाहता है तो वह दर्पण अपने पूरी लंबाई की आधी होनी चाहिए। दर्पण पूरी लंबाई की आधी होनी चाहिए। अर्थात कोई मनुष्य अगर 6 फीट के है तो दर्पण हमेशा 3 फीट का रहना चाहिए, ताकि मनुष्य की पूरी प्रतिबिंब इमेज स्पष्ट रूप से उस दर्पण में बनेगा। ध्यान रखिएगा ये बात को। अगला नियम है समतल दर्पण में, ध्यान से सुनिएगा, समतल दर्पण, दो समतल दर्पण, ध्यान से सुनिए, दो समतल दर्पण अगर एक दूसरे के थीटा कोण पर झुका है, ध्यान से सुनिएगा, दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर झुका है तब उसमें दो प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। पहला होता है अगर सम संख्या होता है तो, दूसरा का होता है विषम संख्या होता है तो। सम संख्या होता है तो सूत्र होता है 360 बटे थीटा। सम संख्या होता है तो 360 बटे थीटा, और विषम संख्या रहे तो 360 बटे थीटा -1। नहीं तो दो समतल दर्पण, क्वेश्चन सुनिएगा उसके बाद क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पर। दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। एक दूसरे के कितना डिग्री पर कोण पर झुका है? 60 डिग्री के कोण पर। यहाँ 360 में 60 से भाग दे देंगे तो 6 मरतबे लगा, और 6 हम लोग जानते हैं क्या है? सम संख्या, इसीलिए प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा? 6। अगर यहाँ पर कटने पर, यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ कटने पर अगर यहाँ विषम संख्या आ जाए तो उसमें से एक घटाकर आंसर देना है। अर्थात अगर हम क्वेश्चन सुनिए, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 72 डिग्री के कोण पर झुका है तो पूछेगा बने प्रतिबिंब की संख्या, तो 360 बटा 72 भाग देंगे, 5 मरतबे लगा, और 5 यहाँ पर जानते हैं 5 क्या है? विषम संख्या। अगर विषम संख्या रहेगा तो क्या कितना घटा देना है? 1 घटा देना है। अर्थात यहाँ पर आंसर 5 नहीं, क्या हो जाएगा आंसर? 4। तो ये सब था समतल दर्पण के गुण। अब लिखते हैं हम समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण। पहला गुण, यह हमेशा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें बनी प्रतिबिंब
इसमें बनी प्रतिबिंब की दूरी अर्थात प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त करते हैं और वस्तु की दूरी को u से व्यक्त करते हैं। तो बनी प्रतिबिंब की दूरी v कॉमा वस्तु दूरी u के बराबर होता है अर्थात u बराबर v किस में, ये केवल ध्यान से सुनेगा, इस समतल दर्पण में केवल वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। अगला गुण है तीसरा का, यदि कोई मनुष्य अपनी पूरी लंबाई को देखना चाहता है तो उसके लिए दर्पण की लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ये था समतल दर्पण का गुण। दो और गुण है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार और रिवीजन कराते हैं। पहला गुण है यह हमेशा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें बनी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है अर्थात u बराबर v। और तीसरा का पॉइंट, यदि कोई मनुष्य अपनी पूरी लंबाई को देखना चाहता है तो उसके लिए दर्पण की लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। चलते हैं अगला गुण पर। चौथा गुण है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर झुका हो तो बनी प्रतिबिंब की संख्या देखिएगा। पहला केस 1 300 n बराबर प्रतिबिंब की संख्या, यहाँ पर n से व्यक्त करेंगे। n बराबर 360 बटे थीटा, यह सम संख्या के लिए दूसरा का केस है n बराबर 360 बटे थीटा -1 विषम संख्या के लिए। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे को 30 डिग्री के कोण पर झुका है। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे को 30 डिग्री पर झुका है तब बनी प्रतिबिंब की संख्या n बराबर सबसे पहले 360 बटा थीटा, उसके बाद 360 बटे थीटा के रूप में 30, तो यहाँ पर रखेंगे 30, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 12 अर्थात कि 12 सम संख्या आया। तो सम संख्या आया तो प्रतिबिंब की संख्या 12 ही होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर ध्यान से सुने, यहाँ पर विषम संख्या आ जाएगा तब उसमें से एक घटाकर आंसर बोलना है। एग्जाम्पल और बात करते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे के, वह एग्जाम्पल 72 डिग्री के कोण पर झुका है तब बने प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा, हमेशा 360 बटे थीटा। उसके बाद 360 बटे थीटा के रूप में कितना है 72 डिग्री, तो 72 ये 5 बढ़ते। अब ध्यान से सुनिए, ये 5 आया विषम संख्या तो उसमें से एक घटा कर आंसर देना है, न कि यहाँ पर आंसर 5 हो जाएगा।
तो 5 में से 1 घटा देंगे तो प्रतिबिंब की संख्या होगा 4। तो उम्मीद करते हैं समतल दर्पण के सारे गुण आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दर्पण 3 प्रकार के पढ़ाए, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण और गोलीय दर्पण। अब पर आते हैं परवलयिक दर्पण। ध्यान से देखिएगा, परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, अर्थात वह अंडाकार होता है, कौमा परवलयिक दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं हो अर्थात अंडाकार हो उसको परवलयिक दर्पण कहेंगे। देखिए चित्र, पूर्णतः गोलीय नहीं है यानी कि अंडाकार है, तो यह दर्पण परवलयिक दर्पण होगा, परवलयिक दर्पण। उम्मीद करते हैं परवलयिक दर्पण और समतल दर्पण समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य बिंदु, मुख्य परिभाषिक पद, उन सारी पदों को देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।